नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज आपको पाठशाला के उन चैप्टर्स का रिवीजन करवाने वाला हूं जिनकी चर्चा आपके परिवार में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके सोशल मीडिया पर हो रही है। हो सकता है आपसे मिस हो गया हो ये चैप्टर, तो आपके पास पाठशाला की वीकेंड क्लास में अटेंडेंस लगाने का मौका है। आइए शुरुआत करते हैं। नेहरू की बात जब भी आती है तो उनकी कश्मीर की जो नीतियां रहीं, जो फैसले रहे, उसको लेकर जो गलतियां की उन्होंने, उसकी चर्चा होती है। कभी चीन को लेकर उनकी नीतियों में जो गलतियां रहीं उसका जिक्र किया जाता है। लेकिन आज मैं ना कश्मीर की बात कर रहा हूं, ना चीन की बात कर रहा हूं। आज मैं वो चैप्टर खोलूंगा जिसमें कश्मीर और चीन से भी बड़ा ब्लंडर जो तात्कालिक प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किए, आज उसका चैप्टर खोल रहा हूं जिसके बारे में चर्चा ही नहीं होती। और ये वो ब्लंडर है जो नेहरू जी ने किया, और हम अपनी जबान से नहीं बताएंगे, बड़े बड़े लोग आपको बताएंगे कि नेहरू जी ने क्या ब्लंडर किया जिसने देश को पीछे धकेल दिया 40 साल। वरना आज वही सोने की चिड़िया होता है भारत, जो एक जमाने में होता था अंग्रेजों के आने के पहले। दरअसल ये चैप्टर नेहरू की आर्थिक नीतियों का चैप्टर, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे नेहरू ने भारत के आर्थिक विकास का जो रास्ता पकड़ा, उस रास्ते में देश की स्पीड रुक गई, और यह स्पीड ऐसी रुकी कि इसने देश को दूसरे देशों के मुकाबले 40 साल पीछे कर दिया। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजादी मिले हुए 75 साल हो गए हैं, और 75 देश किसी भी देश के लिए 75 साल किसी भी देश के लिए कम समय नहीं होता। 75 साल में दुनिया के कई देश समृद्ध हो गए, कई सुपर पावर बन गए, लेकिन भारत ने तब रफ्तार पकड़ी जब आजादी के बाद कई दशक बीत गए थे, वरना भारत कहीं और होता। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार बताया जाता है तो वो आर्थिक नीतियां बताई जाती हैं जो आजादी मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए अपनाई, क्योंकि उन्हीं आर्थिक नीतियों का प्रभाव आजादी के 3-4 दशक तक देखने को मिला। आज हम अमीर देशों से भी आगे होते अगर आजादी के बाद हमारी नीति सही रास्ता पकड़ लेती, लेकिन नेहरू जी ने अपने हिसाब से रास्ता तय किया, देश उस पर चला और स्पीड हमारी नीचे हो गई। एकदम ऐसे खड्डे वाले रास्ते थे कि फर्स्ट गियर से गाड़ी आगे बढ़ी ही नहीं। गरीबी कम होनी चाहिए थी, कम हुई नहीं। नेहरू के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने भारत में बड़े बड़े उद्योग खड़े किए, बांध बनवाए, शिक्षा चिकित्सा के संस्थान स्थापित किए। लेकिन इस दौरान नेहरू ने एक बहुत बड़ी गलती की जिसके बारे में चर्चा नहीं होती। मशहूर अर्थशास्त्री हैं अरविंद पनगड़िया, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने पिछले साल नेहरू की गलतियों के बारे में एक लेख लिखा था कि आजादी के बाद के दशकों में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, मतलब जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनको प्राथमिकता दी गई। और उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी गलती थी नेहरू की, क्योंकि नेहरू मानते थे कि भारी उद्योग ही आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है। 1953 में नेहरू ने एक भाषण में कहा था कि अगर हम भारी उद्योगों को विकसित नहीं करेंगे तो रेलवे, प्लेन, गन जैसी सभी मॉडर्न चीजें खत्म हो जाएंगी, या फिर हमें इन्हें विदेश से आयात करना पड़ेगा, और अगर आयात करना पड़ेगा तो हम दूसरे देशों के रहमो करम पर हो जाएंगे और दूसरे देशों के गुलाम हो जाएंगे। सुनने में लगता है कि हाँ, बात तो ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ियां हैं, अभी बताऊंगा। अच्छा, इसके अलावा 1956 में नेहरू जी ने एक भाषण दिया था, कहा कि औद्योगिकीकरण को लेकर लोगों की पहले सोच ये थी कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का उत्पादन बढ़ाया जाए, जिससे रोजगार भी मिले। लेकिन अब आइडिया यह है कि हमें भारी उद्योग, बुनियादी उद्योग से शुरुआत करनी चाहिए। हमें बड़े पैमाने पर आयरन और स्टील का उत्पादन शुरू करना चाहिए। हमें मशीनों को बनाने वाली मशीन के उत्पादन से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन अरविंद पनगड़िया ने बताया कि नेहरू की इस रणनीति के दुष्परिणाम देखने को मिले, क्योंकि अरविंद पनगड़िया के मुताबिक जितनी भी पूंजी थी देश के पास, वो सब भारी उद्योगों के लिए लग गई। ये पूंजी भी भारी उद्योगों में भी हर प्रोडक्ट लाइन के लिए उत्पादन का बड़ा स्तर रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उधर लाइट मैन्युफैक्चरर्स को घरेलू और छोटे उद्योगों तक सीमित कर दिया गया, और वो भी कम उत्पादन कर रहे थे। अगर आज की आप नरेंद्र मोदी की नीति से कंपेयर करें तो एकदम उल्टा। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाओ, जो छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा दो ज्यादा से ज्यादा। ये जो आज का फोकस है उससे अलग नेहरू जी कर रहे थे कि भारी उद्योगों को बढ़ाओ, छोटे उद्योग नेग्लेक्ट हो रहे थे। उस वक्त देश में ज्यादा महंगाई और करेंसी के फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की वजह से देश के ज्यादातर उत्पाद
विदेशी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे और देशी उत्पादों को बचाने के लिए सख्त इंपोर्ट लाइसेंसिंग का सहारा लिया गया। अब इसने कैसे देश को पीछे खींचा, अभी आगे बताऊंगा। लेकिन पहले एक बार पनगड़िया साहब ने इसी लेख में और आगे क्या लिखा वो सुनिए, फिर इतिहास के चैप्टर खोलो। भारी उद्योगों में भारत के अनस्किल्ड क्लास के लिए रोजगार ही नहीं था। भाई वो भारी उद्योग है, ऐसा उद्योग है जिसके लिए भारतीय लेबर क्लास तैयार नहीं था, तो उनको रोजगार नहीं मिल रहा था। लोगों की आय ना होने से मध्यम और छोटे उद्योगों के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी सीमित हो गई और यही वजह है कि कामगार आबादी का कृषि से उद्योगों में जिस तरह से शिफ्ट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। 1951 में कृषि पर जो आबादी निर्भर थी भारत के अंदर वो 70% के आसपास थी, 69.7%। 1961 10 साल बाद हम वही हैं 69.5% पर, क्योंकि जो उद्योग लग रहे थे जो देश की को गति दे सकते थे वो ऐसे थे ही नहीं कि जो गांव का कृषक है वो इधर शिफ्ट हो, तो हम वही हैं 1961। फिर आई 1971 69.7% आबादी अभी भी कृषि में है। आप देख रहे 3 दशक बीत गए लेकिन भारत की कृषि वाली आबादी वही कृषि कर रही, वो उद्योगों से जुड़ी नहीं पाई। नेहरू जी ऐसी नीति लेकर आए और इसीलिए गरीबी में भी कोई कमी नहीं आई, गरीब का गरीब बना रहा। फिर इंदिरा जी आए, उन्होंने कहा हम गरीबी मिटा देंगे, लेकिन वो जो गरीब वहां तक बना रहा उसके लिए नेहरू जी भी जिम्मेदार थे। कई लोग मानते हैं कि अगर नेहरू ने सिर्फ भारी उद्योग को प्राथमिकता न दी होती और दूसरे उद्योगों पर भी ध्यान दिया होता जिससे भारत के तबके अनट्रेन्ड लोगों को रोजगार मिलता तो देश के हालात अलग होते। और यह सिर्फ आज की बात नहीं है, नेहरू के कई प्रशंसक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि नेहरू ने कई मामलों में गलतियां की। एक लेखक है रामचंद्र गुहा, उन्होंने नेहरू को क्रिटिसाइज कर दिया, जबकि बहुत बड़े प्रशंसक हैं नेहरू के। उन्होंने पिछले साल एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उनका मानना है कि नेहरू की सबसे बड़ी नाकामी यह है कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को नजरअंदाज किया। उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि एक सच्चे लोकतंत्र के लिए पहली प्राथमिकता अशिक्षा को खत्म करना था। नेहरू की दूसरी बड़ी नाकामी यह थी कि जब तक सरदार पटेल उनके साथ थे तब तक तो वो अच्छे प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब सरदार पटेल 1950 में नहीं रहे और सी राजगोपालाचारी नेहरू कैबिनेट से निकलकर मद्रास के मुख्यमंत्री बनने चले गए, उसके बाद से नेहरू के समकक्ष उनके कैबिनेट में कोई बचा ही नहीं और इसके बाद से नेहरू सबसे दूर हो गए, काफी हद तक अहंकारी भी हो गए। तो नेहरू के प्रशंसक भी आलोचना कर रहे हैं कि एक तो नेहरू अहंकारी हो गए जब से पटेल उनके साथ नहीं रहे, और दूसरा कि शिक्षा को लेकर भी काम नहीं किया जो देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी था, बेसिक शिक्षा। नेहरू की आर्थिक नीतियों की वजह से सी राजगोपालाचारी ने उनसे नाता तोड़ लिया था। सी राजगोपालाचारी नेहरू के बहुत करीबी थे और वो आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, लेकिन 1957 में सी राजगोपालाचारी ने आर्थिक नीतियों के मुद्दे पर नेहरू से संबंध तोड़ लिया। जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हम नहीं कह रहे हैं, इतिहास कह रहा है कि नेहरू को जानने वाले लोग कह रहे हैं कि भाई इनकी नीति ठीक नहीं थी, आर्थिक नीति। 1959 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी स्वतंत्र पार्टी बनाई। स्वतंत्र पार्टी के मूलभूत सिद्धांतों में यह बताया गया कि स्वतंत्र पार्टी प्राइवेट सेक्टर में सरकारी नियंत्रण के खिलाफ है। वही चीज जो 91 में जाकर हुई, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया गया, ये उस वक्त सी राजगोपालाचारी कह रहे थे प्राइवेटाइजेशन बढ़ाओ भाई, नियंत्रण छोड़ो सरकार का। नेहरू मानने को तैयार नहीं था, देश पीछे जा रहा था। प्राइवेट कंपनी बनाने या उद्योग लगाने को लेकर जिस तरह से नेहरू के बनाए सिस्टम में परमिशन और लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, उसी से राजगोपालाचारी ने ही इसे लाइसेंस परमिट राज शब्द दिया था और नेहरू और उनकी नौकरशाही की तीखी आलोचना की थी। नेहरू की नीतियों से बने सिस्टम की वजह से उस वक्त होता क्या था यह भी सुनिए। होता यह था कि किसी उद्योग को लगाने के लिए कम से कम 80 एजेंसियों और अलग अलग मंत्रालय से अप्रूवल लेना पड़ता था। आज जो आप सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी के जमाने में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग सुधर रही है, उससे क्या हो रहा है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? ज्यादा परमिशन नहीं लेना है, सब खटाखट हो रहा है। उद्योगपतियों को लगता है चलो अच्छा है, जल्दी काम हो। उस वक्त 80 एजेंसी और मंत्रालयों से अप्रूवल लगता था। सरकार ही तय करती थी कि क्या उत्पादन भी करना है, यह सरकार बता रही है। सरकार ही तय करती थी कि कैसे उत्पादन करना,
और सरकार ही तय करती थी कि कितना उत्पादन करना है और कितने दाम पर बेचना है। इसमें इस बात का ध्यान ही नहीं रखा गया कि मुनाफे से आगे के लिए पूंजी बनती है। मुनाफा होगा तभी तो आगे आप लगाओगे पैसा, आगे लगाओगे तो चेन बनती है, देश में विकास होता है। इसमें इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया कि उद्योग लगाने में बड़ा निवेश लगता है, वो घर से थोड़ी लगाएगा उद्योगपति। तो उस कल्चर को, उद्योग लगे, देश में विकास हो, उसको ही खींच दिया गया। नेहरू के इस मॉडल को भारत ने कब खत्म किया? 91 में जाकर खत्म करना शुरू किया। सोचिए, 47 में आजाद हुए, 1991 लग गया जब मनमोहन सिंह ने, उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उस वक्त जाकर बाजार खोला, भारत का उद्योग जगत को बढ़ावा दिया। जब उदारीकरण की नीति लाई गई 91 में और 1956 में नेहरू के बनाए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी को एक तरह से डस्टबिन में फेंक दिया गया और लाइसेंस परमिट राज को खत्म किया गया। लेकिन तब तक भारत बहुत पीछे, स्लो हो चुका था। नेहरू की सोच अलग थी और उनके आर्थिक मॉडल में समाजवाद हावी था। इसकी वजह से आजादी के बाद से हर जगह पर और हर बिजनेस को सरकार के नियंत्रण और दखल में लाया गया। उद्योगपतियों को कहा गया कि मुनाफा अच्छी बात नहीं है। यहां आपको टाटा समूह के मशहूर उद्योगपति जेआरडी टाटा का एक उदाहरण देता हूं। जेआरडी टाटा इस बात पर जोर देते थे कि भारत की कंपनियों को प्रॉफिटेबल होना चाहिए, जिससे आगे के निवेश के लिए पूंजी बने। लेकिन जब नेहरू से एक बार जेआरडी टाटा ने यह बात कही तो नेहरू ने कहा कि मुझसे कभी प्रॉफिट पर बात मत करना। यह एक डर्टी वर्ड है, गंदा शब्द है। नेहरू ये भूल रहे थे कि समाजवाद सुनने में बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए, लेकिन वो समाजवाद तभी आगे बढ़ सकता है जब देश आगे बढ़े, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। जेआरडी टाटा ने खुलकर नेहरू की आर्थिक नीतियों की आलोचना की, यहां तक कि उन्होंने भारत के सही आर्थिक मॉडल के लिए गोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी को समर्थन भी कर दिया। जेआरडी टाटा ने एक बार खुद बताया था कि जब वो नेहरू से मिलने जाते थे और जैसे ही नेहरू से अर्थव्यवस्था पर बात करते थे तो इन बातों को अनसुना करने के लिए नेहरू खिड़की से बाहर देखने लगते थे। एक बार जेआरडी टाटा का वो पुराना बयान सुनिए। Tell you what his reaction was. I thought I'd mentioned somewhere. I'd go and see him. Sometimes he'd invite me even to have a meal to see the giant panda that he had, you know. And then I would try to bring the conversation to economics, nationalization, bureaucracy. He was not only not interested, but he wasn't willing even to talk. And he had invented a little trick, was that when I started, if we sat fairly near each other, and there was a window not too far, the moment I began something like that, he'd turn around and look out of the window, and I got the message. इतने बड़े उद्योगपति कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नेहरू को, तात्कालिक प्रधानमंत्री नेहरू को कुछ सलाह देने गए, कुछ चर्चा करने गए। नेहरू सुनने को तैयार नहीं, खिड़की के बाहर देख रहे हैं। इसीलिए अभी आपको बताया ना कि नेहरू के प्रशंसक भी उनकी इस बात को लेकर आलोचना करते हैं। कईयों को लगता था कि वो अहंकारी हो गए थे, उनको लगता है मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है। अरे सुन तो लेते कि क्या कह रहे हैं भाई। ये आदमी भी कोई छोटा आदमी नहीं है, कुछ हो सकता है इसके पास विजन हो। खिड़की के बाहर देख रहा है। 1953 में नेहरू ने एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जो कंपनी जेआरडी टाटा ने अपनी मेहनत से शुरू की थी। नेहरू को एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण करने से जेआरडी टाटा ने मना किया, क्योंकि जेआरडी का मानना था कि सरकार इसे चला नहीं पाएगी। लेकिन नेहरू ने जेआरडी टाटा की बात नहीं मानी और नेहरू इस बात से भी नाराज थे कि जेआरडी टाटा नेहरू की सोच को मान नहीं रहे। आपको पता होगा कि अब जाकर अक्टूबर 2021 में एयर इंडिया का निजीकरण किया गया और 68 साल बाद फिर से टाटा समूह के पास एयर इंडिया आई। और मैंने आपको पाठशाला ही में बताया था कि कैसे जब ये सरकार के पास गई और लॉस में जानी शुरू हुई, किस साल से क्या हुआ। अर्थव्यवस्था और उद्योग में सरकारी कंट्रोल की इन्हीं नीतियों की वजह से आजादी के बाद पहले 3 दशक तक भारत की जीडीपी ग्रोथ रुकी रही, जबकि एशिया के दूसरे देशों में कहीं ज्यादा ग्रोथ हो रही थी। अगर आप उदाहरण देखें, जो मैं कह रहा था कि भारत 40 साल पीछे हो गया, इससे आप दुनिया से कंपेयर कीजिए कि हम कहां थे, और दुनिया के पड़ोसी पाकिस्तान से भी कंपेयर करके बताओ। 1947 से लेकर 1977 तक भारत की औसत जीडीपी ग्रोथ, औसत
जीडीपी जो भारत की ग्रोथ थी अर्थव्यवस्था की, वो 3.5% पे थी, 3.5%। जबकि इस दौरान एशिया के दूसरे देश चीन, जापान, सिंगापुर, ताइवान जैसे देशों की जीडीपी ग्रोथ औसतन कितनी थी? एशियाई देश, उनकी औसत जीडीपी थी 8%। बाहर का नहीं कह रहा हूं, अमेरिका का नहीं कह रहा हूं, पड़ोसी देश। 8% पे जब पड़ोसी देश चल रहे थे, हम आधे से भी कम 3.5% पे थे। क्यों? क्योंकि नेहरू जी की जो आर्थिक नीतियां थी वो देश को पीछे खींच। पाकिस्तान की औसत जीडीपी ग्रोथ, अब देखिए पाकिस्तान का, देखिए, और इसी टाइम फ्रेम का बता रहा हूं पाकिस्तान का भी। पाकिस्तान भाई हमारे साथ ही बना ना, अलग हुआ 1947 में, हम आजाद हुए, पाकिस्तान बना। पाकिस्तान की औसत ग्रोथ उस दौरान 7% की थी बॉस। पाकिस्तान 7% पे था और हम 3.5% पर रेंग रहे थे, क्योंकि तात्कालिक प्रधानमंत्री नेहरू जी को लगता था कि जो वो आर्थिक नीति चला रहे हैं वही सही है। कोई कुछ बोले तो खिड़की के बाहर देखो। हमारी किताबों में बॉम्बे प्लान के बारे में भी ज्यादा नहीं बताया जाता। टाटा, बिड़ला जैसे भारत के टॉप 8 उद्योगपतियों ने 1944 में आजाद भारत की भावी आर्थिक नीतियों को लेकर एक प्लान बनाया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया। बॉम्बे प्लान में मिश्रित अर्थव्यवस्था की हिमायत की गई, जिसमें सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का भी अहम रोल रहता। बॉम्बे प्लान में जिस आर्थिक मॉडल की बात की गई थी, वैसा ही आर्थिक मॉडल जापान, जर्मनी, ताइवान, साउथ कोरिया जैसे देशों ने अपने यहां लागू भी किया था। बॉम्बे प्लान में 15 साल के आर्थिक विकास की प्लानिंग की गई। उद्देश्य यह था कि 15 साल में भारत की जीडीपी 3 गुनी कर दी जाए, कृषि सेक्टर में उत्पादन 2 गुना हो जाए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 5 गुना ग्रोथ हो जाए। यह बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिलकर बनाया 1944 का बॉम्बे प्लान। लेकिन आजादी के बाद के सालों में भारत के उद्योगपतियों का नेहरू को लेकर भ्रम टूट गया, क्योंकि नेहरू ने जो मॉडल अपना लिया था वो भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से सरकार, सरकारी कंपनियों और नौकरशाहों के भरोसे छोड़ रहा था। जिस सोवियत संघ के आर्थिक मॉडल पर नेहरू चल रहे थे, वो सोवियत संघ खुद 1990 के दौर तक आते आते बिखर गया था। और जिस चीन ने समय रहते 1970 के दौर में आर्थिक सुधार लागू किया, और आज वो अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। सोचिए, जो आर्थिक सुधार 1991 में भारत ने लागू किया, अगर 1950 के दौर में लागू कर दिया जाता, जैसे चीन ने कोर्स करेक्शन किया, भारत ने कर लिया होता, तो आज भारत कितनी तरक्की कर चुका होता। लेकिन नेहरू ने उस वक्त किसी की बात सुनी नहीं, मानी नहीं, और यह मान लिया कि जो वो कर रहे हैं वही सही। क्या है कि एक दौर था, फ्राइडे आता था, फिल्में रिलीज होती थी, एक्टर से लेकर प्रोड्यूसर सब बम बम, फिल्म आ रही है, पैसा आएगा, दर्शक सिनेमा हॉल में फर्स्ट डे फर्स्ट शो चलेगा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, पहले बुक कर ले भाई टिकट, ये सब चलता था। लाइन लगी हुई है, सिंगल थिएटर होता था और लाइन, मल्टीप्लेक्स में भी लाइन, लोग जाके पॉपकॉर्न खरीद रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, चलो जल्दी बैठो ऐड आएगा, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, वहां से देखना, ये सब चल रहा था। लेकिन अब दौर गायब हो रहा है। अब फ्राइडे को एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का ना दिल धक धक कर रहा है। फिल्म चलेगी, फ्लॉप होगी, चिंता बनी रहती है, पहले भी थी, अब ज्यादा बढ़ गई है। पिछले कुछ समय से जिस स्पीड से हिंदी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, उसकी वजह से बॉलीवुड अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। और नौबत यहां तक आ गई है कि फिल्म स्टार फिल्मों से कुछ दिनों का ब्रेक लेने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ स्टार अपनी महंगी फीस को कम करने का ऑफर दे रहे हैं। सुन रहे हैं? महंगी फीस, जो कहते थे 1 रुपया कम नहीं बाहर, वो लोग कह रहे हैं कि अच्छा चलो कम कर देंगे। कई स्टार्स के बारे में ऐसी खबरें आ रही हैं। आजकल बड़ी बजट और बड़े स्टार वाली फिल्मों में एक्टर का बजट ही 40 से 50% का हो जाता था। कह रहे नहीं, हम कम में काम चलाएंगे, आप बनाइए, फिल्म बनाइए। बॉलीवुड की फिल्में मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। पिछले 10 महीने में, सुनकर आपको हैरानी होगी, पिछले 10 महीने में सिर्फ 3 फिल्में हिट या सुपर हिट हुई, जबकि 35 से ज्यादा फिल्में फ्लॉप या डिजास्टर साबित हुई। अब आपको समझ में आया क्यों दिल धक धक कर रहा है, क्यों ये लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा फीस कम कर देते हैं वाले मोड में। अरे फिल्म चल ही नहीं रही, तुमको पैसा देगा कौन? लोग है तो जो लगा रहा है वो पैसा चाहेगा भी ना भाई।
और इसमें बड़े बड़े स्टार हैं, आमिर खान से लेकर अक्षय कुमार तक, अमिताभ बच्चन से लेकर अजय देवगन तक, रणवीर सिंह से लेकर रणबीर कपूर तक, जिनकी फिल्में जो हैं वो गच्चा दे जा रही हैं। सब टेंशन में, पूरी की पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बहुत डरी हुई। एक टाइम था जब इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर सुपरस्टार से डरा करते थे कि महंगी फीस होगी, कैसे देंगे, इतना नखरा रहता है, कैसे देंगे, ऐसा वैनिटी वैन चाहिए, ऐसा तामझाम चाहिए, सब झेलना पड़ता था। लेकिन अब उनकी फिल्म चल ही नहीं रही। अच्छा, उधर साउथ के सुपरस्टार की फैन फॉलोइंग उत्तर भारत में भी बढ़ती चली जा रही है, लोगों को उनकी फिल्में भी बहुत पसंद आ रही हैं। इन सारी बातों को देखते हुए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में चिंतन का दौर शुरू हो गया है कि फिल्म नहीं चलने का कारण सुपरस्टार का व्यवहार बदल रहा है। अभी हाल में आमिर खान ने कह दिया कि वो फिल्मों से ब्रेक ले रहे हैं और कहा कि परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूं। बॉस, आमिर खान ने 35 साल के करियर में कभी ब्रेक ही नहीं लिया। जब बच्चे छोटे थे तब उनके साथ वक्त बिता नहीं पाए और अब कह रहे हैं कि मैं ब्रेक ले रहा हूं। एक के बाद एक हिट फिल्में देते रहे उस आदमी ने अचानक ब्रेक लेने का फैसला क्यों कर लिया, इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आमिर खान को सुनिए जो उन्होंने कुछ दिन पहले दिल्ली में एक इवेंट के दौरान कहा था। I was supposed to do a film after Lal Singh. I was supposed to do a film called Champions. And it's a wonderful script. It's a beautiful story, and it's a very heartwarming and lovely film. But I feel that I want to take a break. I want to be with my family. I want to be with my mom, with my kids. I feel I've been working for 35 years, and for these 35 years, I have single-mindedly been focused on my work, and I feel that it's not fair to people who are close to me, and it's not fair to me also in many ways. So this is the time that I feel I'd like to. कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं कि परिवार को वक्त देना चाहता हूं। ये समझने में 35 साल लग गए, लेकिन आमिर खान के इस फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने फिल्में प्रोड्यूस करना नहीं छोड़ा, वो चैंपियंस नाम की फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। आमिर के मुताबिक चैंपियंस की स्क्रिप्ट अच्छी है, बहुत बढ़िया फिल्म है, ये फिल्म उन्हें करनी थी, लेकिन वो ब्रेक ले रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब प्रोड्यूसर के तौर पर आमिर खान सक्रिय हैं तो फिर प्रोफेशनल ब्रेक का मतलब ही क्या रहा? दरअसल कुछ लोगों को लगता है कि आमिर खान ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि हाल में उनकी 2 फिल्में लगातार पिट गई। इसी साल एक तो लाल सिंह चड्ढा गई जिसकी लागत 180 करोड़ रुपए बताई गई, लेकिन इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पूरे दुनिया में मिलाकर मात्र 130 करोड़ रहा। 50 करोड़ का लॉस। 2018 में आमिर खान की फिल्म आई ठग ऑफ हिंदुस्तान, इसकी लागत 310 करोड़ रुपए थी। फिल्म ने पूरे दुनिया में मिलाकर 320 करोड़ रुपए कमाए, मात्र 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। अब ये बॉलीवुड वाले 10 करोड़ का क्या इधर से झाड़ेंगे गिर जाएगा, वो 10 करोड़ कमाने के लिए फिल्म थोड़ी बनाते हैं, वो भी आमिर खान को लेकर। तो चर्चाएं चल रही हैं कि फिल्में नहीं चल रही तो भाई साहब जो है वो परिवार को वक्त देने के लिए ब्रेक ले रहे हैं। हिट और फ्लॉप का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कि भाई 10 करोड़ तो कमा रहा है, लेकिन बॉक्स ऑफिस का अपना एक क्राइटेरिया है। हिट और फ्लॉप ये कैसे तय होता है? मान लीजिए कि अगर 100 करोड़ की फिल्म है, 100 करोड़ की फिल्म है जो बनी है, अब अगर कमाई जो है उसको देखिए, अगर कमाई 100 करोड़ से कम है, यानी जितना लगा उससे कम हुआ, तो इसका मतलब फ्लॉप है, खत्म। जैसा अभी लाल सिंह चड्ढा के साथ हो गया, 180 करोड़ लगा, 130 करोड़ कमाया, फ्लॉप। अब अगर मान लीजिए कि 125 करोड़ के आसपास है, मतलब 20-25% कमा लिया, या 120 करोड़ कह लीजिए, 100 से 120 करोड़ कमाया, तो इसको कहते हैं कि एवरेज, कि ठीक है साधारण चल गया। अब ये बड़े बड़े स्टार साधारण के लिए नहीं करते ना, इतना इनका टेंट्रम ये सब वो सब होता है, वो 100 और 20 करोड़ कमाओ। फिर होती है कि भाई आपने मान लीजिए 100 करोड़ लगाया और 125 से 175 करोड़ कमा लिया, तो इसको कहते हैं चलो हिट तो हो गई, मतलब कम से कम 25% पैसा तो निकला। और सुपर हिट के लिए कहते हैं कि आपने अगर 100 करोड़ लगाए हैं तो इसके बदले आप 175 करोड़ से लेकर 200 करोड़ तक कमा लिए, मतलब पैसा डबल हो गया, तो कहते हैं सुपर हिट फिल्म।
और ब्लॉकबस्टर जिसको कहते हैं वो 200 करोड़ प्लस, 100 करोड़ लगाए और 200 करोड़ से ज्यादा कमाया तो कह देते हैं ब्लॉकबस्टर फिल्म। दंगल, RRR, ये सब फिल्में ब्लॉकबस्टर फिल्में। पिछले कुछ सालों में हिंदी फिल्म के ज्यादातर फिल्म स्टार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के कान सुपरहिट शब्द सुनने के लिए भी तरस गए। ब्लॉकबस्टर तो बहुत दूर की बात है। अब अगर आप सोचिए आमिर खान 1.5-2 साल का ब्रेक लेंगे और उसके बाद कोई फिल्म शुरू करेंगे तो फिल्म को बनने में भी वक्त लगेगा। उनकी फिल्मों में तो टाइम लगता है 1.5-2 साल। यानी आमिर खान की अगली फिल्म 3 से 4 साल बाद आएगी। अब यहां आमिर खान की उम्र क्या है? आमिर खान अभी ही 57 साल के, 57 ईयर्स के, और इस हिसाब से जब उनकी अगली फिल्म आएगी तो वो 61 साल के हो चुके होंगे। यानी आमिर खान के लिए अब हीरो के तौर पर वापसी करना आसान नहीं होगा। इसी तरह से अगर दूसरे बड़े सुपरस्टार्स की उम्र देखिए, सलमान खान 56 साल के हो चुके हैं, शाहरुख खान 57 साल के हैं, अजय देवगन 53 साल के हैं, अक्षय कुमार 55 साल के हैं। ये सब 50s में, और पैसा जो है फिल्मों से आ नहीं रहा। अक्षय कुमार की इस साल 4 फिल्में आई जिनमें से चारों फ्लॉप हो गई। हाल ही में एक कार्यक्रम में अक्षय कुमार ने माना कि दर्शक को अब कुछ अलग और नया कंटेंट चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोग, दर्शकों को उनकी पसंद का कंटेंट देना होगा। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि हम किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं। अब तक जो बनाया गया है उसे छोड़कर आगे कुछ नया और बेहतर फिल्म बनानी होगी। कोरोना के दौरान OTT प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरह के कंटेंट आने की वजह से लोगों की पसंद बदल गई है। अक्षय कुमार ने यह तक कह दिया कि उन्हें अपनी फीस 30 से 40% तक कम करनी होगी। कहा यह जाता है कि आमतौर पर अक्षय कुमार एक फिल्म के 100 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, तो इस हिसाब से अब वो 60 से 70 करोड़ रुपए चार्ज करेंगे, ये कहा जाता है। सोच रहे कहां 100 करोड़ और कहां 60-70 करोड़। तो ये बॉलीवुड का हाल हो गया है।